नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है वैश्वीकरण। ठीक है, ये इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन वीडियो है। रिवीजन वीडियो, लेकिन पूरे डिटेल में हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। इसके अलावा आपको पता है कि रोशन साइंस स्टडी पॉइंट पे आपको पूरा 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस एनिमेशन के थ्रू करवाया गया है। सरल स्पष्ट भाषा में आपको सभी टॉपिक को एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो आप इन वीडियो को भी जरूर देखिए, आप और ज़्यादा आसानी से चैप्टर को समझ सकते हैं। साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो इन वीडियो को भी देखें। साथ ही साथ आपको पता है कि एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे कब तक? जब तक कि आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए और आपको मालूम है कि आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प रोशन साइंस स्टडी पॉइंट से मिल पा रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि रोशन साइंस स्टडी पॉइंट से आपको अपनी स्टडी में हेल्प हो पा रहा है, आपकी ग्रोथ में रोशन साइंस स्टडी पॉइंट का योगदान है, तो आप भी रोशन साइंस स्टडी पॉइंट के ग्रोथ में अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि भाई हाँ, हमें और स्टूडेंट के लिए बेहतर करना है और आप लोगों के लिए मेहनत करना है, आपके लिए और आसान कंटेंट और बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते। अब हम चलते अपनी पीडीएफ में और पूरे चैप्टर को एक एक टॉपिक करके समझना स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपनी पीडीएफ में और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में आपको जो टॉपिक देखने को मिलेगा वो है वैश्वीकरण की अवधारणा। ठीक है, वैश्वीकरण है क्या? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, वैश्वीकरण का जो बुनियादी अर्थ है वो है प्रवाह। प्रवाह यानी कि फ्लो। ठीक है, फ्लो यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चीज़ों का आना जाना, किसी भी चीज़ का, व्यक्ति का फ्लो। ठीक है, एक देश से दूसरे देश के बीच में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण बोलते हैं। या वैश्वीकरण का एक और सिंपल अर्थ आप बता सकते हैं कि दुनिया का आपस में जुड़ाव, है ना, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो आपस में जुड़ती जा रही है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? वैश्वीकरण का नाम देते हैं। पहले इतना ज़्यादा ये वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थी, इतना ज़्यादा मतलब नहीं होता था, लेन देन चीज़ों का इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो आपस में पूरा जो वर्ल्ड है वो कनेक्टेड है ना। पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। एक दुनिया के किसी एक कोने में कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों में भी देखने को मिल जाता है ना। तो वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या होता है? प्रवाह यानी कि फ्लो। ठीक है, अब इसमें कौन से प्रवाह को हम शामिल करते हैं? तो एक देश से दूसरे देशों के बीच में क्या हो सकता है? पूंजी का प्रवाह हो सकता है, पूंजी का लेन देन हो सकता है, श्रम का प्रवाह हो सकता है, यानी कि लेबर। आपको पता है कि इंडिया से बहुत सारे लेबर्स जो है दूसरे देश में जाके काम करते हैं, है ना, सऊदी अरब या फिर पश्चिम एशिया के बहुत सारे देशों में जाके काम कर रहे हैं, और इसके अलावा और यूरोप के बहुत सारे देशों में जाके काम कर रहे हैं। तो श्रम का प्रवाह हो रहा है। इसके अलावा विचारों का भी प्रवाह होता है ना। तो प्रवाह में वस्तु, सेवा, पूंजी, इन सभी चीजों का क्या होता है? प्रवाह होता है वैश्वीकरण के अंतर्गत। ठीक है, वैश्वीकरण को और किस नाम से जानते हैं? तो भूमंडलीकरण भी बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में इसको एक और नाम दिया जाता है, भूमंडलीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके कोई एक आयाम नहीं है, इसके बहुत सारे आयाम है, बहुत सारी अवधारणाएं हैं इसमें। कुल मिला के 3 अवधारणाओं को हम पढ़ते हैं इसमें। एक तो राजनीतिक अवधारणा है वैश्वीकरण का, एक आर्थिक अवधारणा है और एक सांस्कृतिक अवधारणा है ना। आर्थिक प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव। आपके पूरे चैप्टर में इन्हीं टॉपिक्स के अंतर्गत चैप्टर को कवर किया गया है। इन्हीं तीनों टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में आगे समझने को मिलने वाला है। और देखिए भैया, वैश्वीकरण के कारण क्या है? मतलब कि ये जो वस्तुओं का, सेवाओं का, विचारों का प्रवाह एक देश से दूसरे देशों में हो पा रहा है, वो किन वजह से हो पा रहा है? यानी कि वैश्वीकरण किस वजह से हो पा रहा है, इसका कारण क्या है, इसका वजह क्या है ना। तो देखो, वैश्वीकरण में मुख्य कारण है प्रौद्योगिकी का। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो पाया, विकसित हो पाया, उसी की वजह से ये वैश्वीकरण की अवधारणा जो है वो कारगर सिद्ध हो पाया है। जैसे कि टेलीफोन ना होता, है ना, माइक्रोचिप, इंटरनेट ना होता, तो सूचना के क्षेत्र में कभी क्रांति नहीं आ पाती, है ना। अब सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता तो क्या आसानी से एक देश से दूसरे देश में लोग जा सकते थे? वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता था? अब सोच के देखिए, ऐसा नहीं हो सकता था।
तो कहीं ना कहीं ये जो प्रौद्योगिकी में जो इतना ज़्यादा तरक्की हुई है, इसी ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है ना। और इसके अलावा आप मान लो कि एक देश से दूसरे देशों में जाने के लिए हमें अब हवाई जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हवाई जहाज़ का निर्माण ना हुआ होता तो क्या ये वैश्वीकरण की प्रक्रिया सफल हो पाती? नहीं हो पाती, है ना। तो आपके इस टॉपिक में कुल मिला के वैश्वीकरण के कारण बता रखा था, मैंने बता दिया प्रौद्योगिकी की वजह से ही वैश्वीकरण हो पा रहा है। अगला टॉपिक आता है वैश्वीकरण की विशेषता क्या है। ठीक है, ये जो वैश्वीकरण आप देखते हैं उसकी विशेषता क्या नजर आती है आपको? ठीक है, क्या खासियत नजर आती है? तो वैश्वीकरण में आपको पता है वैश्वीकरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? प्रवाह, है ना। यानी कि पूंजी, श्रम, वस्तुओं का और विचारों का क्या हो रहा है? गतिशीलता से प्रवाह हो रहा है एक देश से दूसरे देश में। और पूंजीवादी व्यवस्था का फैलाव हो रहा है। पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि खुलेपन और विश्व व्यापार में लगातार वृद्धि आपको देखने को मिल रहा है। किसकी वजह से? वैश्वीकरण की वजह से। तो विश्व व्यापार में वृद्धि हो रहा है, ये भी एक इसकी विशेषता है। देश आपस में क्या होते जा रहे हैं? जुड़ते जा रहे हैं, है ना। और एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर दुनिया के किसी एक कोने में कोई घटना घटती है तो दुनिया के दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा कोई ऐसी महामारी वगैरह फैलती है जिसको कोई एक देश नहीं रोक सकता, तो सभी देश सहयोग करके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोविड-19 की हम बात कर ले, इबोला वायरस की हम बात कर ले, HIV एड्स की बात कर ले, स्वाइन फ्लू की बात कर ले, तो ये सब ऐसे है अगर एक देश में होता है तो इसका प्रभाव दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है। और इसको अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं देशों का सहयोग चाहिए, है ना। और ये भी क्या है? वैश्वीकरण के अंतर्गत ही आता है, जिसमें देश आपस में जुड़ के क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का सहयोग करते हैं और इसके अलावा इन सारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया वैश्वीकरण की विशेषता। अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के अलग अलग प्रभाव की, जैसे कि राजनीतिक प्रभाव की यहाँ पे हम बात करेंगे। उसके बाद इसके आर्थिक प्रभाव और इसके अलावा इसके सांस्कृतिक प्रभाव को भी हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक मतलब यहाँ पे सीधा संबंध किससे है? राज्य से है और राज्य की सरकार से है। ठीक है, राज्य की सरकार से है। तो यहाँ पे हम इसके नकारात्मक और इसके सकारात्मक प्रभाव दोनों की बात करेंगे। इसके जो नेगेटिव इफेक्ट है और पॉजिटिव इफेक्ट है, दोनों की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम नकारात्मक प्रभाव की बात कर लेते हैं, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट की बात कर लेते हैं राजनीतिक प्रभाव में। तो देखो, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में जो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, सबसे पहला प्रभाव ये है कि इससे सरकार की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो गई है ना। और लगातार राज्य की जो ताकत है वो कम होती जा रही है। पूरी दुनिया में जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी वो खत्म हो गई। पहले क्या होता था? वैश्वीकरण से पहले राज्य जो थी वो सारी सुविधाएं आम नागरिक को उपलब्ध कराती थी, है ना। लेकिन अब ये धारणा खत्म होती जा रही है। अब कल्याणकारी राज्य की जगह पे न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। यानी कि अब राज्य जो है वो बहुत कम हस्तक्षेप कर दिया मार्केट में, बाजार में, है ना। कल्याणकारी योजनाओं को बनाने के लिए बहुत कम कदम उठा रही है। राज्य ने अपने आप को कुछ ही काम तक सीमित कर लिया, जैसे कि कानून व्यवस्था बनाना, ठीक है, और नागरिकों की रक्षा करना, नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा और कोई काम नहीं कर दिया भाई। जो कल्याणकारी नीति जो है उसका निर्धारण बाजार द्वारा होता है ना। बाजार सारी चीज़ों का निर्धारण करती है। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार जो है वो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन गया है। और बाजार में किनका नियंत्रण होता है? पूंजीपति लोगों का, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका नियंत्रण होता है ना। पूरे विश्व में जो बहुराष्ट्रीय निगम है उसने अपना पैर पसार लिया है ना। और सरकारों के अपने दम पर फैसले लेने की क्षमता में लगातार कमी आती जा रही है। सारी चीज़ों का निर्धारण है बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर रही है, जिसको हम MNCs बोलते हैं, है ना। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नकारात्मक प्रभाव की बात हो गई, यानी कि राज्य की कार्य करने की क्षमता कम होती जा रही है। लेकिन इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है भैया। सकारात्मक प्रभाव में आप क्या बताएंगे? वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में जो सकारात्मक प्रभाव है इसमें यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की कार्य करने की क्षमता में इजाफा भी हुआ है, राज्य की ताकत में इजाफा भी हुआ है। क्योंकि अब राज्य के पास क्या है? अच्छी प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक मौजूद है ना। इन तकनीक के बदौलत, इन प्रौद्योगिकी के बदौलत राज्य क्या कर सकता है? अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकता है, नागरिकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है कि भाई उसके नागरिकों की स्थिति कैसी है ना, उनको किस चीज़ की जरूरत है। ऐसे सूचनाएं प्राप्त करके राज्य क्या कर सकता है? कल्याणकारी योजनाएं बना सकता है।
है ना। इन सूचनाओं के दम पे वो क्या कर सकता है, कल्याणकारी योजनाएं बना सकता है, कारगर ढंग से काम कर सकता है, और इससे राज्य के कार्य करने की क्षमता में वृद्धि भी हुई है। ठीक है, तो ये तो राजनीतिक प्रभाव की बात हो गई। इसमें हमने सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे इसके आर्थिक प्रभाव की। ठीक है, तो आर्थिक में भी हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम सकारात्मक प्रभाव की बात कर लेते हैं। तो सकारात्मक प्रभाव में आप क्या बताएंगे कि आर्थिक वैश्वीकरण के बीच में जो अलग अलग देश है उनके बीच में आर्थिक प्रभाव तेज हुआ है, यानी कि व्यापार में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है ना। कुछ आर्थिक प्रभाव अपने आप हो रहे हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा तथा ताकतवर जो देश है उनके द्वारा जबरन देशों के ऊपर लादा जा रहा है। कुछ आर्थिक नीतियों को क्या करते हैं, ताकतवर देश, अमेरिका जैसे देश, रशिया जैसे देश छोटे देशों पे लाद देते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो विश्व बैंक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक है या फिर विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या करती है, अब आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है। सारी आर्थिक नीतियां इन्हीं संगठनों द्वारा बनाई जाती है। और इन संगठनों पे किसका प्रभुत्व है, जो धनी देश है, जो विकसित देश है, उनका दबदबा है इन संगठनों पे। ठीक है, अब देखो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में सबसे बढ़िया चीज जो देखने को मेरे को नजर आया वो ये है कि दुनिया के व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। मतलब वस्तुओं के व्यापार में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, क्योंकि दुनिया भर के देशों ने क्या किया, जो आयात पे जो प्रतिबंध लगा रखा था उसको कम कर लिया है ना। और इस वजह से चीजों का जो आदान प्रदान है वो बहुत तेजी से हो रहा है। पूंजी के प्रभाव से पूंजीवादी देशों को लाभ हुआ है, परंतु श्रम के निर्वाह प्रभाव न होने के कारण विकसित देशों को कम लाभ हुआ है। इसमें थोड़ा सा ये कमी बता रखिए कि पूंजी के प्रभाव से क्या हो रहा है कि जो पूंजीवादी देश है उनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन श्रम का प्रभाव उतना तेजी से नहीं हो रहा। श्रम मतलब कि जैसे कि अगर लेबर, जैसे इंडिया से अगर लेबर जाते हैं अमेरिका जाने उनको, तो बहुत सारी नीतियां बना रखी है जिससे कि मुश्किल हो जाता है लेबर को अमेरिका जाना। ठीक है, मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये विकसित देशों ने क्या किया है, वीजा की जो नीति है उसको अपने पक्ष में बना रखा है ना। तो ये एक कमी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव में इसके नकारात्मक प्रभाव की हम बात कर लेते हैं। इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है, तो देखिए विकसित देशों द्वारा कठोर वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब मैंने आपको पहले बताया इसकी जो नेगेटिव इफेक्ट में हम पहला पॉइंट बताएंगे कि वीजा नीति विकसित देशों ने बनाया और लोगों की आवाजाही पर उन्होंने कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि श्रम का जो आदान प्रदान है वो उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा। अमीर और गरीबों के बीच में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मान लो कि यार भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कोई अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन उसके पास पूंजी की कमी है। उसी की जगह पर कोई विदेशी कंपनी आता है, विदेशी बंदा आता है, उसके पास बहुत पैसे है, वो भारत में कंपनी लगा लेता है, तो वो तो मुनाफा कमा लेगा, लेकिन हमारे देश का जो गरीब बंदा है जो कि उस काम को शुरू करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये है। इसके अलावा वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने सामाजिक सरोकार से मुंह मोड़ रही है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता का मतलब यह है कि जो सरकारें हैं और लोगों के लिए आर्थिक नीतियां नहीं बनाती है, उनके लिए कल्याणकारी नीतियां नहीं बना रही है, इसलिए अब सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है, यानी कि सरकार क्या करे, लोगों के लिए अच्छी नीतियां बनाए। तो ये वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव हम आप बताएंगे। आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी की एक बहुत छोटे तबके को फायदा हुआ है ना। नौकरी और जन कल्याण जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधाओं के लिए जो सरकार पर जो आश्रित थे उनका जीवन बद से बदतर हो गया है। ठीक है, मतलब जो छोटे लोग हैं, छोटे जो कुछ धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को फायदा हुआ है। जो व्यक्ति सरकारी योजनाओं के ऊपर निर्भर थे, सरकार जो उनको सुविधाएं देती थी उस पर निर्भर थे, उनका जो जीवन हो बद से बदतर हो गया है। और अर्थशास्त्री तो भाई ये भी कह चुके हैं कि आर्थिक वैश्वीकरण जो है पुनः उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहा है ना। विश्व को पुनः उपनिवेशवाद की तरफ झोंक रहा है। ठीक है, यानी कि आर्थिक रूप से हम गुलाम हो सकते हैं, किसी कंपनी, कोई कंपनी हमें गुलाम बना सकता है, ऐसा कुछ देशों का, मतलब कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है। और इसके अलावा कुछ आलोचकों का यह भी मानना है कि जो वैश्वीकरण है वो आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे रहा है। इसके बारे में हम ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं। जो अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप बताएंगे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव में, आर्थिक प्रभाव के नकारात्मक। देखिए अब सांस्कृतिक प्रभाव की हम बात कर लेते हैं।
तो सांस्कृतिक प्रभाव, तो इसमें भी हम सबसे पहले नकारात्मक और फिर उसके बाद सकारात्मक प्रभाव की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर सांस्कृतिक प्रभाव की हम बात करें तो हमारे संस्कृति पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वैश्वीकरण का, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो नकारात्मक प्रभाव में आप बताएंगे कि सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विस्मित पश्चिमी संस्कृति को थोपा जा रहा है। सांस्कृतिक समरूपता का मतलब क्या होता है कि जो संस्कृति है उसमें क्या हो रहा है कि जो पश्चिमी संस्कृति है उसका छाप जो है बढ़ता जा रहा है ना, पश्चिमी संस्कृति का दबदबा बढ़ता जा रहा है और सांस्कृतिक समरूपता के नाम पर पूरे दुनिया में पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। विश्व संस्कृति के नाम पर शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति को लादा जा रहा है। पश्चिमी संस्कृति की बात करें तो वहाँ की जो वेशभूषा है, खान पान है, उनकी जो रीति रिवाज है उसको फॉलो कर रहे हैं। विश्व की समृद्ध संस्कृतियाँ धरोहर खत्म होती जा रही है। यह गरीब देशों के लिए नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए खतरनाक है। जो कमजोर संस्कृति है ना, वो तो भाई खत्म हो जाएंगी। जो ताकतवर देश है वहाँ की जो संस्कृति है वो अपनी संस्कृति को फैलाएंगे, है ना, अपने जैसा लोगों को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी दुनिया के लिए क्या है, खतरनाक है। तो ये नकारात्मक प्रभाव हमें बताएंगे। अब इसके हम सकारात्मक प्रभाव को भी देख लेते हैं कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो अगर हम इसके सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करेंगे तो देखो, सकारात्मक प्रभाव में हम क्या देखते हैं कि वैश्वीकरण के कारण अब हर संस्कृति ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नीकरण बोलते हैं, विभिन्नीकरण। इसमें क्या होता है कि एक संस्कृति में आपको अलग अलग संस्कृति का जो रूप है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम अमेरिकी संस्कृति की बात करें, उनके पहनावे की बात करें, तो अभी आप वैश्वीकरण के कारण आप ये भी देखेंगे कि नीली जीन्स जो कि अमेरिकी संस्कृति का प्रतीक है और खादी जो कुर्ता है वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन आप एक अमेरिकी व्यक्ति को भी देख सकते हैं जो कि नीली जीन्स के ऊपर खादी कुर्ता पहने हुए दिख जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, एक संस्कृति अधिक विभिन्न होती जा रही है ना। और लोग अपनी रजामंदी से क्या कर रहे हैं, दूसरी संस्कृति को अपना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर थोपा जा रहा है, उनको पसंद आ रहा है तो इस चीज़ को अपना ले रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ है। इसके अलावा लोग जो प्रवासी भारतीय है वो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं, दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति को फैला रहे हैं, है ना। खाने पीने और पहनने के विकल्प की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये भी क्या है, संस्कृतिकरण के अच्छे प्रभाव में हम देख सकते हैं। मैकडोनल्डीकरण को बढ़ावा मिला है, ये तो वैसे नकारात्मक प्रभाव में हम बताएंगे। मैकडोनल्डीकरण को बढ़ावा, इसमें ये है कि मतलब विद्वान जो मानते हैं कि जो संस्कृति है ना, अमेरिकी संस्कृति जो पावरफुल संस्कृति है वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दुनिया के देशों में बढ़ रहा है। वही मैकडोनल्डीकरण का मतलब यही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये वैसे आप नकारात्मक प्रभाव में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है भारत और वैश्वीकरण, ठीक है। भारत ने वैश्वीकरण की नीति को कब अपनाया, यहाँ पे इसके क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो आज़ादी के बाद हमने क्या किया था, संरक्षणवाद की नीति अपना रखी थी। यानी कि अपने भारतीय कंपनियों को संरक्षण देने के लिए हमने क्या किया, आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। हम दूसरे देशों से कोई आयात नहीं करते थे, आयात निर्यात पे पूरी तरीके से हमने प्रतिबंध लगा रखा था। हम अपने देश में बनाते थे ज़्यादातर चीज़ों को, और कंपनियों को हमने क्या किया था, संरक्षण दिया था, है ना। विदेशी कंपनियां भारत में आके अपनी उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर सकते थे। ये नीति हमने 1991 तक फॉलो किया, लेकिन 1991 में हमने अपनी नई आर्थिक नीति लेके आए, है ना। और उसके बाद हमने वैश्वीकरण और खुलेपन की जो नीति है उसको अपनाया और अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया। इससे क्या हुआ भाई, विकास को गति मिली, है ना। हमारी जो आर्थिक वैश्वीकरण के कारण भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो 7.5% हो गई, जो कि 1990 तक कितनी थी, 5.5% थी। तो देखिए कितना ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में एक और अच्छा प्रभाव ये देखने को मिला है कि भाई जो दूसरे देश में जो हमारे देश के लोग रह रहे हैं वो भारतीय संस्कृति को वहाँ भी फैला रहे हैं, वहाँ भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे और विश्व में लगभग 65% सॉफ्टवेयर भारत से बेचे जाते हैं, लगा लो। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारा अच्छा खासा एक उदाहरण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे जो विदेशी कंपनियां हैं, फेमस कंपनियां हैं, उसमें ज़्यादातर CEO आपको भारतीय नजर आएंगे, है ना। जैसे कि आप गूगल के CEO की बात कर सकते हैं जो कि है सुंदर पिचाई, है ना। तो ये भी वैश्वीकरण की वजह से ही हो पा रहा है। तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे वैश्वीकरण का प्रतिरोध, यानी कि वैश्वीकरण का विरोध क्यों किया जाता है। तो देखो, भारत में वैश्वीकरण का विरोध या पूरी दुनिया में वैश्वीकरण का जो विरोध है वो 2
विचारधारा के लोग करते हैं, वामपंथी, और दूसरी अब अभी हम आगे बात करेंगे दक्षिणपंथियों की। तो वामपंथी विचारधारा आपको मालूम है, वामपंथी जो होते हैं वो गरीबों की भलाई की बात करते हैं, है ना। और दक्षिणपंथी जो है वो खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, पूंजीवादी की बात करते हैं, है ना। और जो वामपंथी है वो समाजवाद की बात करते हैं, गरीबों की भलाई की बात करते हैं। तो सबसे पहले वामपंथियों का क्या तर्क है, वो वैश्वीकरण का विरोध क्यों करते हैं। देखिए पॉइंट पढ़ते हैं। लिखा है कि वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनी को और धनी और गरीबों को और गरीब बना रही है। मतलब वैश्वीकरण एक पूंजीवादी विचारधारा है जो कि धनी लोगों को और ज़्यादा धनी और गरीबों को और गरीब बनाती जा रही है। राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के हितों की रक्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि राज्य की कार्य करने की क्षमता में कमी आ जाती है ना, जिससे कि गरीबों के लिए भलाई नहीं हो पाती, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, दक्षिणपंथियों का क्या मानना है। दक्षिणपंथी जो है वो वैश्वीकरण के तीनों आयाम, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, तीनों प्रभाव की आलोचना करते हैं। राजनीतिक अर्थों में जो राज्य कमजोर हो गया है उसको लेकर वो चिंतित है। वे चाहते हैं कि फिर से आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर से कायम हो जाए। मतलब फिर से वही जो सरकारें हैं वो लोगों को संरक्षण वगैरह देना स्टार्ट करे। ठीक है, सांस्कृतिक संदर्भ में वो क्या मानते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में उनका मानना यह है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होती जा रही है। लोग अपने सदियों पुरानी विरासत को भूलते जा रहे हैं, अपने जीवन मूल्य को से हाथ धोते जा रहे हैं, है ना। तो सांस्कृतिक प्रभाव में संस्कृति का जो हानि हो रहा है उसको उसकी ओर इशारा करते हैं। अब देखो विश्व द्वारा, ये तो वैसे तो भारत की जो दो विचारधारा है दक्षिणपंथी और वामपंथी उसकी हमने बात कर ली, लेकिन विश्व में इसका विरोध कैसे हो रहा है, पूरी दुनिया में इसका वैश्वीकरण का विरोध कैसे देखने को मिलता है। तो 1999 में सिएटल में क्या हुआ, विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। ठीक है, तो देखिए सिएटल जो है वो अमेरिका में एक, यूएसए में एक शहर है। वहाँ पे क्या होता है, जो आपका विश्व व्यापार संगठन है उसकी बैठक होती है, और यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे वैश्वीकरण के प्रति विरोध प्रदर्शन होते हैं। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके के अपने विरोध में यह प्रदर्शन हुए थे। मतलब आपको पता है कि वैश्वीकरण की वजह से क्या हो रहा है, जो ताकतवर देश है वो आर्थिक नीतियों को अपने हिसाब से बनाते हैं, इसी के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। जो विरोध करते हैं उनका तर्क क्या है कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया जा रहा है। मतलब कि जो आर्थिक नीतियां बनाई जा रही है सब कुछ जो विकसित देश है उनके भलाई के लिए बनाई जा रही है ना। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। तो वर्ल्ड सोशल फोरम के तहत भी क्या हो रहा है, वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है, और इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इस मंच के तहत जो मानवाधिकारी जो कार्य करता है, ठीक है, मानवाधिकारी जो कार्य करता है, या फिर जो मजदूर है, युवा है, महिला कार्य करता है, सब क्या कर रहे हैं, वो वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की कई बैठकें भी हो चुकी है, जैसे कि पहली बैठक 2001 में हुई थी, ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रे में हुई थी, ये भाई एक नंबर में आ सकता है। 2004 में इसकी चौथी बैठक बम्बई में हुई, भारत में यानी कि, है ना। इसके अलावा 2007 में नैरोबी में हुई थी, जो कि केन्या में है, केन्या की राजधानी है आई थिंक नैरोबी। यहाँ पे 2007 में इसकी 7वीं बैठक हुई थी, और मार्च 2018 में इसकी बैठक ब्राज़ील में हुई। ठीक है, 2018 में। तो ये आप डेट याद कर ले, ये पेपर में आ सकता है आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी टॉपिक रह गया है कि भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। भारत में वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है। ठीक है, तो भारत में कई तरीके से समय समय पर वैश्वीकरण का विरोध होता आ रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ जो वामपंथी तेवर वाले जो लोग हैं वो आवाज़ उठाए हैं। साथ ही साथ जो इंडियन सोशल फोरम है इसके तहत भी वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा औद्योगिक, श्रमिक और किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगम के जो प्रवेश है उसको लेकर आवाज़ उठाया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है भारत में उनके खिलाफ आवाज़ उठाया श्रमिकों ने और किसानों ने, है ना। कुछ वनस्पति को जैसे कि नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फार्मों ने पेटेंट कराने का प्रयास किया था, इसका भी विरोध किया गया। पेटेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से मालिकाना हक मिल जाता है ना। तो इसमें होता है कि जैसे नीम को अगर पेटेंट करा लेते तो पूरी तरीके से नीम के जो पेड़ है उस पर किनका अधिकार हो जाता है, या अमेरिकी कंपनियों का हो जाता। ठीक है, पेटेंट एक तरीके से मालिकाना हक दे देता है किसी चीज़ का किसी व्यक्ति को।
इसके अलावा वैश्वीकरण का विरोध राजनीतिक दक्षिणपंथी के खेमे से भी हुआ है। वे सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, है ना। जैसे कि उनका मानना है कि केबल नेटवर्क के जरिए जो विदेशी टीवी चैनल के माध्यम से विदेशी संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया है। किन्होंने? दक्षिणपंथियों की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है, इसके खिलाफ भी ये विरोध करते हैं वैश्वीकरण का। ये सब वैश्वीकरण के बारे में ही है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपके। इसके अलावा एक पॉइंट और रह गया, स्कूल और कॉलेज के छात्रों में पश्चिमी पोशाकों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों में जो पश्चिमी पोशाक है उसको लेकर भी जो रुचि है, अभिरुचि है, वो बढ़ती जा रही है। इसके खिलाफ भी वो आवाज़ उठाते हैं कि भाई पोशाक क्या है, संस्कृति को दर्शाता है, संस्कृति का एक मूलभूत तत्व कह सकते हैं। लेकिन वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, पश्चिमी पोशाक को हमारे जो छात्र है, स्कूल कॉलेज के छात्र है, वो अपना रहे हैं। ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये आपका वैश्वीकरण वाला चैप्टर था। उम्मीद करता हूँ पूरे चैप्टर को मैंने आपको आसानी से समझाया है और आपको समझ में भी आ गया है। आप वीडियो को एक बार और देख सकते हैं, चाहे तो और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, है ना। इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगे जो भी मैं वीडियो लेके आऊँ वो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।